हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आज सभी को इंडिया ने जो वर्ल्ड कप जीता है T20 वर्ल्ड कप 2026, वो भी घर के अंदर, तो उसकी सबको बहुत बहुत बधाई। और कल मुझे पता है काफ़ी लोग मैच देख भी रहे होंगे, मैं भी देखता हूं पर्सनली। काफ़ी अच्छा लगा, इंडिया जीत गई है और ये तीसरा T20 वर्ल्ड कप जीती है। और अभी जिस फॉर्म में इंडिया चल रही है, काफ़ी बढ़िया। मतलब ये डिज़र्व करती है टीम तो, और दबंगता से जीती है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई न्यूजीलैंड की कोई बॉलिंग ख़राब थी, इंडिया की बैटिंग भी अच्छी थी। मतलब इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा था, तो क्या है कि सामने वाली टीम अपने आप दबाव में आ जाती है। और बहुत बढ़िया रहा। और आपको कौन सा मोमेंट अच्छा लगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वर्ल्ड कप जिताने में, मतलब जो सुपर 8 से सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल से फाइनल में, और फाइनल का मतलब जो वर्ल्ड कप जिताने में अगर हाथ बड़ा दिखे तो संजू सैमसन का काफ़ी बढ़िया हाथ है, और जसप्रीत बुमराह का। बाकी ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। बट मतलब जो बैटिंग कॉलैप्स हो रही थी उसके बीच में संजू सैमसन ने काफ़ी अच्छी तरीके से संभाला। मतलब ये छोटा ही बात थी। बाकी अब चलते हैं आईपीओ के अपडेट्स पर। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या, इनोविजन लिमिटेड जो आईपीओ है उसका हम रिव्यू करेंगे। उसी के साथ बाकी आईपीओस का अपडेट भी लेंगे और मार्केट का अपडेट भी जानेंगे। हालांकि मैं जब रिव्यू का वीडियो करता हूँ तब सिर्फ रिव्यू वाला वीडियो डालता हूँ, बट इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें इसीलिए शामिल कर रहा हूँ क्योंकि एक तो आईपीओस की अभी डिमांड नहीं है ज़्यादा, ठीक है ना, बट रिव्यू करना भी ज़रूरी है। उसी के साथ काफ़ी लोग क्या है कि रिव्यू नहीं देखना चाहते, बाकी सारे अपडेट्स भी देखना चाहते हैं, मार्केट का हाल भी जानना चाहते हैं। तो उनके लिए भी मैं सोच रहा हूँ कि भाई एक साथ ही अब वीडियो आ जाए, ताकि क्या है कि लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो और रिव्यू भी हो जाए, सारे काम हो जाए। तो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट की। तो मार्केट के अंदर आज जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। मतलब मंडे का मार्केट अगर देखें, आपको पता ही अभी जो वॉर की सिचुएशन चल रही है, क्रूड ऑयल के दाम भी ऊपर नीचे हो रहे हैं, जिसके कारण अस्थिरता छाई हुई, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। सेंसेक्स निफ्टी के अंदर करीब करीब 1.7%, 1.7% जैसी गिरावट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा ये गिरावट थी, और गिरावट के कारण लोगों के पोर्टफोलियो भी काफ़ी डाउन हुए हैं और लगातार लोगों को लॉस देखने को मिल रहा है। अभी ये थोड़ी स्थितियाँ सामान्य जब तक नहीं होती है, ये वॉर जब तक मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन में नहीं आती है, कोई एक पार्टी दब ना जाए, मतलब एक कंट्री थोड़ा कम डाउन ना हो जाए, तब तक ये क्या है कि वॉर वाली सिचुएशन चलेगी। और धीरे धीरे इसको मार्केट पचा रहा है। उसके बाद क्या है कि इसका असर ज़्यादा नहीं होगा मार्केट पर, क्योंकि नए रास्ते फिर आ जाएंगे, और क्या कि लोगों को नया टॉपिक नहीं मिलेगा, तब तक क्या है कि फिर ऊपर नीचे नहीं होगा ज़्यादा। अभी नया टॉपिक हाथ में लगा हुआ है लोगों के, भी इसके कारण मार्केट के अंदर गिरावट है। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए, कल की तारीख में अगर बात करें गिफ्ट निफ्टी और ग्लोबल मार्केट को देखते हुए अगर देखा जाए, तो कल भी संकेत ज़्यादा अच्छे तो नहीं आ रहे हैं। मतलब पॉजिटिव संकेत तो कम ही नज़र आ रहे हैं। तो कल भी लग रहा है कि गिरावट हो सकती है। अब देखते हैं कितने स्तर तक की गिरावट आती है। बाकी पॉजिटिव की उम्मीद जो है अभी थोड़ा कम है। अब कब ये मार्केट रिकवर होता है, कब एक डायरेक्शन में मार्केट जाता है, देखते हैं। जल्दी इसका सॉल्यूशन आएगा। अब ये यूएस, ईरान, इजराइल के बीच में जो चल रहा है, सॉल्यूशन भी जल्दी आएगा। उसी के साथ जो मेटल्स हैं, सिल्वर, गोल्ड, उनके अंदर भी अस्थिरता है। मतलब जो लोगों को लग रहा था कि भाई मार्केट गिर रहा है, वॉर की सिचुएशन है, जो गोल्ड सिल्वर भी चढ़ेगा, तो वो भी कोई खास ऐसा प्रॉफिट देखने को नहीं मिला है लोगों को। तो हर जगह अस्थिरता है, क्योंकि अब देखिए मेटल जो है, गोल्ड सिल्वर, वो कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर आ गए हैं। तो कंसोलिडेशन फेज़ है, तो अभी क्या है कि ऊपर नीचे होते हैं। जो तेज़ी थी वो दिखा दी इन्होंने, जो दिखानी थी सिल्वर और गोल्ड ने। अब थोड़ा कंसोलिडेशन चलेगा, कुछ दिन ऊपर नीचे होगा। अब बात करते हैं आईपीओस की। देखिए सेडेमैक मैकाट्रॉनिक्स आईपीओ अलॉटमेंट आज जाने वाला है। वैसे सबको इसका अलॉटमेंट मिल जाएगा। लिंकिन टाइम MUFG की वेबसाइट पर हमें इसका अलॉटमेंट स्टेटस देखने को मिलेगा। जीएमपी जो है लगभग 4% के आसपास बता रही है, 55 रुपये पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। डिमांड काफ़ी कम है। अब मुझे तो उम्मीद नहीं लग रही कि इसकी भी पॉजिटिव लिस्टिंग हो, बट देखते हैं। अगर पॉजिटिव लिस्टिंग होती है तो अच्छी बात है। फिर दोस्तों राजपुताना स्टेनलेस के अंदर आज पहला दिन था। पहले दिन 0.3 टाइम्स मतलब अंडर सब्सक्राइब है। QIBs ने ज़्यादा सब्सक्राइब किया, 0.99 टाइम्स। QIB ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्या पता कि भाई कोई IPOs को सब्सक्राइब कराने में लगे। मतलब QIB जनरली देखा गया कि भाई अभी रिटेलर्स और NIIs कम इंटरेस्ट ले रहे, तो शुरुआत से ही QIBs क्या है कि पहले दिन से ही सब्सक्रिप्शन मतलब कर लेते हैं। तो लग रहा है कि भाई थोड़ा सपोर्ट देने की कोशिश है IPOs को, क्योंकि अभी मार्केट डाउन है, इस कारण रिटेलर्स और NIIs खास इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। हालांकि इसमें NIIs ने तो थोड़ा इंटरेस्ट लिया, बट रिटेलर्स ने बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लिया है। GMP लगभग 2% के आसपास बता रही है, 3 रुपये पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। बाकी राजमार्ग IPO जो है उसकी कोई खास डिमांड वगैरह नहीं बता रही, उसके भी रिव्यू का वीडियो मैं दे दूंगा। बट
जनरली ऐसे आईपीओ में लोगों को इंटरेस्ट कम होता है, डिविडेंड वाले ये जो आईपीओ होते हैं, बट मैं कल आपको शॉर्ट ब्रीफ के अंदर इसकी जानकारी प्रोवाइड करवा दूंगा। और स्काईवेज आईपीओ ये आना बाकी है, इसके अंदर अभी टाइम है, 18 मार्च डेट है, तो प्राइस बैंड मार्केट लॉट अभी तक नहीं आया है। अब दोस्तों रिव्यू करते हैं इनोवेशन लिमिटेड आईपीओ का, तो और जानते हैं कि अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करे तो डिस्टिंगेंस के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से फटाफट से हम रिव्यू करते हैं। सबसे पहले अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानते हैं, तो ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी खास डिमांड वगैरह नहीं बता रही, मतलब 0 जीएमबी बता रही है आज की तारीख में। बाकी एंकर लिस्ट के बारे में हम कल की तारीख में डिस्कस कर लेंगे। हालांकि इसके अंदर एंकर लिस्ट आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो QIB पोर्शन है वो सिर्फ 1% रखा गया है। इसके पीछे का रीजन क्या है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर दोस्तों कंपनी की डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए कंपनी सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूँ, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, सर्विस प्रोवाइड करवाती है। जैसे कि मैन पावर की ज़रूरत रहती है, जहाँ मतलब मैन पावर मतलब आप हर जगह अलग अलग जगह मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। मैन पावर मतलब जो लोगों की ज़रूरत पड़ती है, कहीं कहीं अलग अलग सेक्टर अलग अलग कंपनीज में। इसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं सिक्योरिटी सर्विस। सिक्योरिटी आप देखते होंगे ATM के बाहर, बैंक के बाहर सिक्योरिटी गार्ड वगैरह लगे होते हैं, तो ये ऐसी कंपनियां हैं वो प्रोवाइड करवाती हैं। उसके अलावा टोल प्लाजा मैनेजमेंट है, मतलब टोल प्लाजा के अंदर सारे जो भी मैनेजमेंट होता है वो कंपनी, इसका भी कंपनी काम करती है। उसके अलावा स्किल डेवलपमेंट का भी काम करते हैं, मतलब जिसके अंदर लोगों को स्किल्स डेवलप करती है, जिससे आगे क्या कुछ जॉब वगैरह चाहिए तो वो आसानी से ले सकते हैं। रेवेन्यू की बात करें तो टोल प्लाजा मैनेजमेंट से 56% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट होता है करीब करीब, और मैन पावर और सिक्योरिटी सर्विस से 41% का, और स्किल डेवलपमेंट से लगभग 2.5% का रेवेन्यू जनरेट होता है। ये करीब करीब बता रहा हूँ। मार्केट शेयर की बात करें तो एग्जैक्टली तो इसका मार्केट शेयर अवेलेबल नहीं है, बट एज पर कंपनी की वेबसाइट पर अगर देखें तो ये टॉप 10 जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर कंपनीज है उसके अंदर इसका नंबर आता है। बाकी ज़्यादातर जो मैंने देखी है वो SIS सिक्योरिटी वो टॉप में है, QUESS वो थोड़े ज़्यादा चलते हैं। बाकी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन 2007 के अंदर हुआ था, 19 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर। इसकी हेड ऑफिस हरियाणा गुरुग्राम के अंदर है, और इंडिया के अंदर 35 से 40 इसकी ऑफिसेज हैं, 23 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरिटरीज के अंदर, और 70 से ज़्यादा ट्रेनिंग सेंटर्स है इसके। ठीक है, काम को देखा जाए तो ओके कोई नया काम नहीं है, और इसके जैसी बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड भी है। ठीक है, ओके कह सकते हैं, और अपने सेक्टर की तो ज़्यादा बड़ी या लीडिंग पोजीशन के अंदर नहीं है। फिर बात आती है फाइनेंशियल्स की। फाइनेंशियल 2023 से 2025 तक दिए गए हैं। एसेट्स अगर देखें तो एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू के अंदर जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है, लगभग 3 गुना जैसी ग्रोथ है रेवेन्यू के अंदर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है, अच्छी बात है। मार्जिन देखें तो मार्जिन में उतार चढ़ावा है, 3.4% 2023 के अंदर, 2% है 2024 के अंदर, और 3.2% है 2025 के अंदर। मार्जिन्स में अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहा है, मतलब ये होना नहीं चाहिए, मार्जिन्स लगातार बढ़ते रहने चाहिए, और इसके कारण क्या है कि थोड़ा इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। हालांकि अगर रुपीज़ में देखा जाए, करोड़ में देखा जाए तो इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, ये अच्छी बात। बाकी इसकी नेट वर्थ बढ़ी है, रिजर्व्स इसके हाथ में 83 करोड़ रुपीज़ के हैं, बोरोइंग्स इसके हाथ में बढ़ी 112 करोड़ रुपए की बोरोइंग्स है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.1 का निकल कर आता है, जो कि ज़्यादा है, मतलब देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है छोटी कंपनीज के हिसाब से। डेट टू इक्विटी रेशियो हाफ से भी कम होना चाहिए। हालांकि आईपीओ के पैसे से 51 करोड़ रुपीस अपना डेट पे करेगी, बट आईपीओ के बाद भी लगेगा कि भाई लगभग हाफ से ज़्यादा का इसका डेट टू इक्विटी रेशियो रह जाएगा, जो कि थोड़ा सा मुझे लगता है नेगेटिव है। छोटे स्तर पर डेट नहीं होना चाहिए। बाकी ओवरऑल थोड़ा डेट को हटाएं तो रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर इसने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। ROE ROC वगैरह बढ़िया है, 35 से 40% के बीच में है, और मतलब FY25 के हिसाब से बात करें तो। वैल्यूएशंस की बात करें तो रेवेन्यू वाइज अगर देखें तो अपने सेक्टर के अंदर ज़्यादा कोई बड़ी कंपनी नहीं है, छोटे स्तर की कंपनी है, और ज़्यादा छोटी भी नहीं है, बट इतने ज़्यादा लीडिंग पोजीशन के अंदर इसका नंबर नहीं आता है। लीडिंग के अंदर SIS है, और क्यूज जो QUESS कंपनी है, ये दोनों ज़्यादा चलती है। इसका PE 35 का है, और अदर जो प्लेयर्स हैं उनका 8 से लेकर 400 के बीच में PE है। PE वाइज वैल्यूएशंस ओके है, मतलब ज़्यादा सस्ती नहीं कह सकते, ज़्यादा महंगी भी नहीं कह सकते। प्राइस टू बुक अगर इसका देखें तो 12.65 का निकल कर आता है, तो प्राइस टू बुक के हिसाब से देखा जाए तो वैल्यूएशंस हायर साइड नज़र आती है। तो मैं ओके कहना चाहूँगा वैल्यूएशंस को, मतलब कहते हैं ना कि भाई मैं अगर पूरा 1 पॉइंट दूँ तो इसको आधा पॉइंट देना चाहूँगा। फिर बात आती है आईपीओ की डिटेल्स की। तो आईपीओ 10 से लेकर 12 मार्च के बीच में ओपन रहेगा। लिस्टिंग है 17 मार्च को। फेस वैल्यू 10 रुपए पर आ रहा है। 521 रुपए से लेकर 548 रुपए के बीच में इसका प्राइस में रखा गया है। 27 शेयर्स का लॉट है। 322 करोड़ रुपए का इसका इश्यू साइज है। 255 करोड़ रुपए इसका फ्रेश इश्यू है, जिसके अंदर कुछ अपना डेट पे करेगी, कुछ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में पैसा काम में आने वाला है। OFS है 67 करोड़ रुपीस का। आईपीओ के बाद प्रमोटर की होल्डिंग रह जाएगी 75% के आसपास, अभी 100% है। ये अच्छी बात है कि प्रमोटर की होल्डिंग वगैरह अच्छी है। फिर सबसे मेन सवाल ये आते हैं कि इसके अंदर जो QIB पोर्सन सिर्फ 1% है, रिटेल पोर्सन 65% है, और NII पोर्सन 34% है। जनरली क्या होता है कि भाई रिटेल पोर्सन 35% का होता है, QIB 50% का होता है, और बाकी 15% NIIs होता है, जिसके अंदर QIBs के अंदर एंकर्स भी आ जाते हैं। तो इसके अंदर 1% QIB है, तो एंकर आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हो सकता है एंकर्स लेके आ जाए या बाद में
सब्सक्रिप्शन रख रहे। तो उसके अंदर 1% क्यों है QIB पोर्शन और रिटेल पोर्शन इतना ज़्यादा क्यों है 65%? क्योंकि देखिए एक कंपनी के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अगर कंपनी प्रॉफिटेबल होती है 4-5 साल तक तो कंपनी के बाद एक फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि भाई आप चाहें तो क्या है कि जो अपना अलॉटमेंट का प्रोसीजर है या जो आप अलॉटमेंट देना चाहते हैं QIBs को, रिटेलर्स को, वो अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो इनके पास था मतलब अधिकार, तो उन्होंने अपने अधिकार का उपयोग किया है और रिटेल पोर्शन 35% का, मतलब 35% की जगह 65% रखा है। हालांकि अगर QIBs वगैरह या बड़े इन्वेस्टर्स कम होते हैं तो अनस्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है, ये थोड़ा अनस्टेबल रह सकता है क्योंकि रिटेलर्स और NIS की एंट्री ज़्यादा हो रही है तो ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होगा, दबाव देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है ये बड़ा रिस्क है। हालांकि कंपनी में कोई भी अगर कमी ना हो तो एक अच्छी बात है कि भाई इसके अंदर कोई भी कमी नहीं है, बट छोटा मार्केट कैप है तो कोई भी हिला सकता है इसको। लगभग अभी 1290 करोड़ रुपए का मार्केट कैप बनेगा। अब दोस्तों ये हो गए सारे IPO की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल यह था कि क्या इस IPO में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देखिए मैं सारी चीज़ें आपकी क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी अभी करंट जानकारी है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तभी लिस्टिंग गेंस के साथ हम जनरली हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं और 4 पैरामीटर्स के 4 नंबर होते हैं। अगर 2 नंबर आते हैं तो न्यूट्रल है, 2 से कम होता है तो रिस्की है और 2 से ज़्यादा तो थोड़ा सेफ लगता है। मतलब पैरामीटर्स है, मैं अप्लाई करने नहीं करने का नहीं कर रहा, वो तो आपको खुद को सोचना है। तभी GMP की बात करें तो ग्रे मार्केट का प्रीमियम जो है 0 बता रहा है। ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड नहीं है। हालांकि ग्रे मार्केट का प्रीमियम अंदाजा होता है, इसके भरोसे नहीं रहना चाहिए, बट रेफरेंस के लिए भी जान रहे हैं, तभी ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड नहीं है। फिर बात आती है वैल्यूएशंस की। वैल्यूएशंस ओके है, ज़्यादा महंगी नहीं, ज़्यादा सस्ती भी नहीं है, तो हाफ पॉइंट वैल्यूएशंस में मिलता है। बाकी एंकर लिस्ट नहीं आएगी क्योंकि रिटेलर्स को ज़्यादा पोर्शन दिया गया है और सब्सक्रिप्शन अगर GMP ज़्यादा रही तो आएगा। तो ये मुझे लगता है IPO रिस्की सेगमेंट के अंदर रह सकता है, जो उसके पैरामीटर्स ऐसा लग रहा है देख के। लॉन्ग टर्म के हिसाब से पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। हालांकि पॉजिटिव्स इतने कोई भारी नहीं है, बट पॉजिटिव कुछ तो देखना जरूरी है और नेगेटिव भी देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये है कि इसके रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, मतलब अगर डेट को छोड़ दे तो उसके फाइनेंशियल्स अच्छे नजर आते हैं। बाकी डेट पे करेगी हल्का फुल्का अपने IPO के पैसे से और IPO के बाद भी थोड़ा बहुत रह जाएगा, बट ओवरऑल फाइनेंशियल्स इतने ज़्यादा रिस्की नहीं नजर आ रहे हैं। फिर बात आती है प्रमोटर की होल्डिंग की, वो भी अच्छी है, 75% IPO के बाद रह जाएगी, तो वो भी अच्छी बात है। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स ये कि IPO के बाद भी डेट थोड़ा ज़्यादा रहेगा, छोटे स्तर पर इतना डेट होना थोड़ा नेगेटिव है। मार्जिन के अंदर उतार चढ़ाव है, हालांकि प्रॉफिट करोड़ या रुपीज़ में देखा जाए तो बढ़ रहा है, बट मार्जिन में भी थोड़ा होना चाहिए ग्रोथ। वैल्यूएशंस ओके है और ये सेक्टर के अंदर ज़्यादा कोई बड़ी कंपनी नहीं है, मतलब लीडिंग पोजीशन के अंदर होती है तब मज़ा आता है कि भाई हाँ ये लीडिंग पोजीशन के अंदर फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, तो वो चीज़ है, वो ऐसा कुछ है नहीं। ओवरऑल ओके है, ज़्यादा रिस्क भी नहीं है, ज़्यादा अट्रैक्शन भी नज़र नहीं आ रहा है। पर्सनली अगर आप मुझे पूछेंगे, पर्सनली मुझे तो थोड़ा कम इंटरेस्ट है। बाकी आप लोग क्या करने वाले, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से कोई अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं, ना ही कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन है। जो भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, सारी जानकारी क्लियर हुई होगी। क्लियर हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।